हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेपी रिएक्शन। और आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं कुछ रिएक्शन चैनलों का रिएक्शन, जो कि है हाउ इंडिया इज़ ओवरटेकिंग एवरी कंट्री। और इस सारे रिएक्शन चैनलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड, जाने से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या इंडिया में नेक्स्ट सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटी है? क्या इंडिया अमेरिका और चाइना को ओवरटेक कर सकता है? सेंचुरीज से ब्रिटिशर्स इंडिया को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे। 1947 में दुनिया की सबसे पुअरेस्ट कंट्री होने से लेकर 2024 में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने तक इंडिया ने काफी लंबा सफर तय किया है। जहां अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी जैसे बड़े देशों की जीडीपी पर ईयर 2 से 3% से ग्रो कर रही है, वहीं इंडिया की जीडीपी एवरेज 7% से ग्रो कर रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में कनाडा, ब्राजील, इटली, रशिया, फ्रांस और यूके की इकोनॉमी को सरपास करके अब इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। और अगले साल यानी 2025 में इंडिया मोस्ट प्रोबेबली जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। वहीं गोल्डमैन सैक्स रिसर्च की एक प्रिडिक्शन रिपोर्ट की माने तो 2075 तक इंडिया यूएसए को भी सरपास करके चाइना के बाद वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। मगर 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ देश आज इतना पावरफुल कैसे बन गया? और क्या इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर बन पाएगा या फिर चाइना की परछाई बना रहेगा? लेट्स डिकोड इन टुडेज वीडियो। आज से 50 साल पहले ये देश किसी के रडार पर नहीं था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा पावर हाउस बन जाएगा। मगर आज से करीब 33 इयर्स पहले इंडिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं 1991 में हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, जिसमें इंडिया ने फॉरेन कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। इंपोर्ट टैरिफ्स एंड टैक्सेस को कम कर दिया गया था। ऊपर से चीप लेबर एंड गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बाढ़ आने लगी थी, जिससे इंडियन इकोनॉमी ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली थी। और सिर्फ 1991 से 2019 तक इंडियन जीडीपी में 770% से ज्यादा ग्रोथ हुई है, जो दुनिया भर के किसी भी देश से कई गुना ज्यादा है। इंडिया सिर्फ यही नहीं रुका। यहाँ की आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विसेज जैसी फील्ड्स में दुनिया की आउटसोर्सिंग हब बन चुकी है। यहाँ के सीईओज पर्दे के पीछे रहकर दूसरी कंट्रीज की कंपनीज के लिए काम करने में बिल्कुल नहीं शर्माते। बस इंडियंस का मेन मोटिव है कि पैसा आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। वहीं 2023 तक आउटसोर्सिंग पर ग्लोबल स्पेंडिंग $180 बिलियन से बढ़कर $500 बिलियन हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया को ही मिलेगा। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडियंस ना सिर्फ अपने यहाँ बल्कि बाहरी देशों में जाकर भी खूब पैसा कमा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इस वक्त 29 मिलियन इंडियंस ओवरसीज में रहते हैं और ये माइग्रेशन नंबर रैपिडली ग्रो कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक एवरेज इंडियन फैमिली अमेरिकन फैमिली से 2 गुना ज्यादा अर्निंग करती है। और यूनाइटेड किंगडम में तो इंडियन हाईएस्ट अर्निंग डेमोग्राफिक्स है। वहीं आप देखेंगे कि कई बड़ी ओवरसीज कंपनीज के सीईओज भी इंडियंस ही हैं, जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, शनेल की सीईओ लीना नायर, अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा वगैरह। तो अगर हम कहें कि इंडियंस ज्यादा स्मार्ट हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आईटी इंडस्ट्रीज तो इंडिया में काफी पैसा ला रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कुछ कम नहीं है, जहां प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में इश्यूज और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पिछले 5 ईयर से चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। ऐसे में इंडिया के लिए वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब बनने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, कॉर्पोरेट टैक्स कट, वाटर एंड लैंड अवेलेबिलिटी और गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे कई बेनिफिट्स की वजह से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल से लेकर ग्लोबल टेक कंपनीज भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शुरू कर रही है। कंट्री की 2/3 एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी हो रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री तो बूम कर रही है।
एक और फैक्टर जो इंडिया के फेवर में काम कर रहा है वो है इसकी विशालता यानी मैसिवनेस, जिसके बल पर भारत दुनिया पर कब्जा करने की राह पर खड़ा है। इंडिया के पास 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की लैंड एरिया है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया चाइना को सरपास करके वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी बन चुकी है। मतलब कि उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने के लिए इंडिया के पास ह्यूज वर्कफोर्स भी है। वहीं रेडी प्रोडक्ट्स को ओवरसीज में एक्सपोर्ट करने के लिए 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी है, जहां मौजूद इंडियन पोर्ट्स की करंट कैपेसिटी 26.05 मिलियन टन्स पर एनम है। इसी तरह ओवरऑल इंडिया के पास हर वो चीज है जो एक डेवलपिंग कंट्री को चाहिए होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन यंग है। जी हाँ, इंडिया में 50% से ज्यादा लोगों की एज 35 ईयर्स से कम है। रिपोर्ट्स की माने तो 2100 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से 50% ज्यादा बढ़ जाएगी, और उस वक्त जब मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज के लोग बूढ़े हो चुके होंगे, तभी इंडिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग वर्कफोर्स होगी। यंग वर्कफोर्स से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे इंडिया को इकोनॉमिकली इतना बेनिफिट होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा एरिया भी है जिसमें इंडिया अभी से वर्ल्ड को बीट कर रहा है, और वो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम और यूपीआई यूजर्स को फ्री एंड फास्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन कराने की परमिशन देता है, और इंडियन यूपीआई एप्स जैसे कि भीम, गूगल पे और फोन पे के जरिए आप इंस्टेंटली मोबाइल से फंड्स को बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। 2021 में 48.6 बिलियन रियल टाइम मोबाइल ट्रांजैक्शन करके इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 डिजिटल पेमेंट कंट्री बन गई थी, और सिर्फ 2023 में यूपीआई से इंडिया में 117.6 बिलियन डॉलर्स के ट्रांजैक्शन हुए थे। सरप्राइजिंग, राइट? मगर सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मिलिट्री पावर भी उतनी ही जरूरी है। वरना इंडिया तो 17th सेंचुरी में भी इकोनॉमिकली वर्ल्ड से आगे था, मगर फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बना दिया था। लेकिन फन फैक्ट ये है कि इंडियन आर्मी अब ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम को कच्चा चबा सकती है, क्योंकि एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के मामले में 1.45 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स के साथ चाइना के बाद इंडिया के पास दुनिया की सेकंड सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है। वहीं अगर हम रिजर्व एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेस को काउंट में लेते हैं तो इस वक्त इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज्यादा यानी 5 मिलियन सोल्जर्स हैं। इसके अलावा लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया के बाद इंडिया के पास वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट मिलिट्री बजट है, जो कंट्री की ग्रोथ के साथ हर साल ग्रो होता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास ऑटोमेटिक वेपन्स, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्म्ड व्हीकल्स, टैंक्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और सबमरीन से लेकर न्यूक्लियर मिसाइल्स तक हर वो एक मिलिट्री इक्विपमेंट है जो एक सुपर पावर कंट्री के पास होना चाहिए। इतना ही नहीं, ग्लोबल इंपोर्ट्स के साथ अब इंडिया इन हाउस डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर फुल फोकस कर रही है, जिससे फ्यूचर में इंडिया को अपनी सेफ्टी के लिए ग्लोबली किसी कंट्री पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो इंडिया को सुपर पावर बनने से रोक सकती हैं, इसलिए उन्हें जल्द ही रिजॉल्व करना जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट इसके रैपिडली सॉल्यूशंस निकाल रही है, जैसे कि करंटली इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स चल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का बजट ही $90 बिलियन है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पावरफुल बनाने की जरूरत है, जिसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट काफी बड़े स्टेप्स ले रही है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ लास्ट 11 इयर्स में इंडियन रोड नेटवर्क 50% इंक्रीज हुआ है, जहां 2011 में अराउंड 71,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज थे। वहीं 2022 में ये नंबर डबल होकर 1,40,000 किलोमीटर्स के पार चला गया है। इसके अलावा इंडिया अपने पोर्ट नेटवर्क को भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, मगर इंडिया इससे भी बड़ी परेशानी से जूझ रहा है, जो है पॉवर्टी रेट। 1977 में इंडिया में पॉवर्टी रेट 63% था, जो 2021 में 11.9% तक रिड्यूस हुआ है। लेकिन यहाँ ये कंसिडर करना भी जरूरी है कि उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन 65 करोड़ थी,
और आज है 142 करोड़। ऐसे में हायर वर्कफोर्स होना तो अच्छी बात है, लेकिन जब उनमें से मिलियंस करोड़ लोगों के पास करने के लिए काम ही नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर बड़ा इंपैक्ट आएगा। इसलिए नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, वरना रैपिडली ऊपर जा रहा ग्रोथ ग्राफ यू टर्न लेकर नीचे भी गिर सकता है। इसके अलावा यूथ तक हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है। हालांकि गवर्नमेंट एजुकेशन को बेहतर बनाने पर पूरा फोकस कर रही है और इंडिया में एक फेमस एजुकेशन कैंपेन भी चलता है, जो है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट और चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया कब तक वर्ल्ड सुपर पावर बन पाएगा? इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सलमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओ भाई, क्या हो रहा है इंडिया में? अच्छा, मतलब ऐसे होता है, वहाँ पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आंख बंद करो वहाँ पर कुछ ना कुछ बना हुआ था। अच्छा, एक बात ये लोग कर रहे हैं पॉवर्टी की, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द कम हो जाएगी और मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट तो हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन पर जो है ना, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है और एजुकेशन पर उनकी, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। फॉरेन और इन्वेस्टमेंट इतनी करवाते हैं, वहाँ पर लैंड ही इतना ज्यादा है। बात है जो पहला इनका पॉइंट था कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, उन्होंने बाहर से इन्वेस्टर्स आने लगे हैं वहाँ पे अपना जो है 1991 में प्रमोट किया। वरना क्या होता है कि बाहर से कोई आया है, हाँ खुद ही कर लो, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, करना है तो करो, नहीं करना तो अपने मुल्क चले जाओ। इन्वेस्टर्स के साथ इस तरह भी बिहेव किया जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इस चीज पे फोकस किया। और वो यूपीआई जो बात की थी, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि और उसके बारे में कि आप यानी कि आप पे कर सकते हो वहाँ पे हर स्मॉल, मतलब हर छोटी दुकान पर भी ये चीजें हैं, हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने जो लास्ट पे फैक्टर्स बताए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पॉवर्टी पे जो है, ये मेन रीजन है जो उनका ग्राफ वापस बैकवर्ड ला सकता है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो वो निगलेक्ट नहीं कर रहे, वो उन पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बात क्या थी कि सारे जो है ज्यादातर पॉपुलेशन 35 से अंडर है, मतलब उनके ज्यादा एजेड लोग नहीं है। हाँ, मतलब अभी यूथ, जब वो कह रहा था कि दूसरे लोग, मतलब दूसरी पॉपुलेशन, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, तब वो लोग जवान। मेरी बात सुने, वो इस बात पे बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो सी है ना, उनकी इस हिसाब से है कि वहाँ पर जो यंग जनरेशन है ना, वो ज्यादा है। वो ज्यादा इसलिए क्योंकि अभी वो नंबर 1 पे आई है, पहले चाइना ही था, अभी ज्यादा पॉपुलेशन और ज्यादा हुई है। तो जितनी यंग जनरेशन होगी, इतनी वर्क फील्ड उनकी स्ट्रांग होगी। अच्छा, वैसे ये पॉपुलेशन ज्यादा होना भी एक पॉजिटिव लिहाज से देखा जाए तो बहुत आपको मतलब एडवांटेज देगा ये। हाँ, चाइना देख लो, अब इंडिया देख लो, और वो जैसे वो कह रहा था कि उनकी मिलिट्री नहीं, अगर आप इतनी बड़ी आवाम को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप सही गाइड ही ना कर पाओ, एजुकेट ना कर पाओ, ऐसे तो कितना बड़ा आपका वो जो है ना, वो एक नेगेटिव उसमें चला जाएगा। अब क्या करना है इन लोगों का, ना लेबर फोर्स बन पा रहे हैं, ना इनको में दिमाग है, ना अक्ल है। और दूसरा, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने हर चीज को मतलब सेटल डाउन करना शुरू किया। मिलिट्री में वो क्या, उनकी मिलिट्री इतनी बड़ी है यार, और फिर वो प्रॉपर उनका बजट है, उनको हर चीज दी जा रही है। तो और दूसरा, जब अनएम्प्लॉयमेंट को वो सोल्व कर रहे हैं तो फिर उनको पॉपुलेशन से क्या लेना देना। हाँ, जब सारे काम करेंगे। लेकिन अच्छा, ये सब भी देख के, लेकिन पॉवर्टी अभी तक फिर भी कम नहीं हुई। अब तो हुई है, जीडीपी तो ज्यादा हुआ है, लेकिन जीडीपी ज्यादा हुआ है, इंक्रीज हुई है। हाँ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है ना। अगर वो 11.5% रिड्यूस हुई है, तो यहाँ से 143 करोड़ पॉपुलेशन भी तो हो गई है ना। अच्छा, वो जो थी कि वर्क लेबर में लड़कियां भी दिखा रहे थे, हाँ, और स्कूटीज वगैरह, यानी कि अच्छा, इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है। रिसेंटली मैंने ये भी देखा था कि वहाँ पर जो रेलवे सिस्टम में जो ट्रेन वगैरह, वो भी लड़कियां ऑपरेट कर रही थी। और मतलब ऐसा होना ही चाहिए, मतलब अगर एक घर में 7 लोग हैं ना, तो वो 7 लोग ही अर्न करें, तो ही है, तो ही मुल्क भी चलेगा और घर भी चलेगा आपका। आप लोग बताओ कि आपको, अच्छा ये देख के मुझे तो बहुत ऐसे हुआ है कि ओ ये भी हाँ, मतलब ऐसे लग रहा था, अच्छा अब सब कुछ ही है इनके पास। हो गया ये तो। और यूके से आप, यानी कि यूके को क्रॉस कर गए हो, अब आप जर्मनी और जापान को क्रॉस हाँ, करना मतलब जापान जिसको हम लोग कहते हैं, वो 2050 में मतलब जी रहे हैं, उसको इंडिया क्रॉस करने वाला है विदिन, मतलब सम इयर्स आफ्टर जापान को क्रॉस कर मजे की बात ये है कि उन्होंने जो सा मिलिट्री, उन्होंने बताया ना कि पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था इकोनॉमी होने के बावजूद। अब उन्होंने अपनी मिलिट्री को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि कोई भी उनको अब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और पॉवर्टी की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की है, ये भी ठीक हो जाएगा।
हाँ ये भी है। हाँ मतलब जिस तरह वो काम कर रहे हैं ना इन हाँ। चीजों पे, तो बहुत जल्द इन चीजों पर भी हर कंट्री में होता है कुछ ना कुछ जो मतलब डाउन जा रहा होता है। पाकिस्तान में तो सब कुछ ही डाउन जा रहा है, लेकिन हो जाएगा ठीक। पाकिस्तान में पहले हुकूमत बन जाए। आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।